वैसे तो फांसी की सज़ा बहुत सारी सुनाई जाती है, फांसी दी कम जाती है अपने देश में। यही वजह है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुश्किल से 55 से 60 के बीच में लोगों को फांसी दी गई। लेकिन क्राइम का ग्राफ देखें तो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो कत्ल हो, रेप हो, डाकाजनी हो। तो अब एक फैशन सा हो गया है कि अदालतें फैसला तो सुना देती हैं सज़ाए मौत की, लेकिन उस सज़ाए मौत को अमल में लाने तक बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। 20-20, 30-30 साल तक लोग फांसी की सज़ा पाने के बावजूद जेल में पड़े रहते हैं जिंदा। अभी लेटेस्ट एक और शख्स को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 30 साल की उसकी उम्र है और अभी कुछ दिन पहले ही अदालत ने ये कहते हुए उसे फांसी की सज़ा दी कि ऐसे शख्स को समाज में खुलेआम जिंदा रखना समाज के लिए कहीं से ठीक नहीं है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में ये तक कहा कि जो जंगली जानवर होते हैं वो भी शायद उस मासूम बच्ची के साथ वैसा न करते जितना एक इंसान होते हुए इसने किया है। इस शख्स को फांसी की सज़ा तो दे दी गई, लेकिन अभी हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर प्रेसिडेंट है, फिर मर्सी पिटीशन है, न मालूम कब होगी। तो इसलिए फांसी जब होगी तब होगी, पर इसे फांसी क्यों हुई, इसकी पूरी कहानी आपके सामने पेश है। ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जगह है शाहजहानाबाद। 24 सितंबर 2024, पिछले ही साल, यानी साल भर के अंदर, सवा साल में ही अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। तो 24 सितंबर 2024 की बात है, दोपहर के 12 बजे थे। इसी शाहजहानाबाद के एक अपार्टमेंट में एक परिवार रहा करता था और उनकी 5 साल की एक बेटियां थी। माँ बाप दोनों काम पर गए हुए थे और बेटी अपने बड़े पापा के पास अपनी दादी के साथ फ्लैट में थी। दोपहर का वक्त था, 5 साल की उम्र, और इस बच्ची का अपना घर भी उसी फ्लैट से बिल्कुल करीब में था। तभी ये बच्ची अपनी किताब लेने के लिए अपनी दादी से कहकर पड़ोस में अपने घर जाती है। क्योंकि एक ही कॉलोनी में था तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। दादी कहती ले आओ, अब वो जाती है। लेकिन किताब लेने गई वो बच्ची फिर लौट कर नहीं आती। थोड़ी देर जब बीतता है तो दादी परेशान, फिर वो बताते हैं अपने बेटे को, बड़े पापा को, बच्ची के। वो निकलते हैं, जाकर देखते हैं, घर बंद है, बच्ची है नहीं। उसी वक्त उस इलाके में, उस कॉलोनी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे एम्प्लॉय आए हुए थे जो उस कॉलोनी में फॉगिंग कर रहे थे। तो चारों तरफ फॉग भी था उस फॉगिंग मशीन की वजह से। अब थोड़ी देर बीता, पूरे कॉलोनी में ढूंढ मारा पर बच्ची का कहीं सुराग नहीं मिला। बेसमेंट, छत, हर जगह देख ली। तब तक फ़ोन किया गया माँ बाप को। बदहवास माँ बाप भी घर लौट आए। अब सभी मिलकर बच्ची को ढूंढ रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने अलग अलग टीमें बना ली आपस में कि इस बच्ची को ढूंढते हैं। इधर उधर लोगों के घरों में जाकर देख रहे हैं कहीं छुप तो नहीं गई। 5 साल की उम्र है। लेकिन घर घर तलाश कर लिया, बच्ची कहीं नहीं मिली। जब कुछ घंटे बीत गए तब परिवार वालों को लगा कि बच्ची इस कॉलोनी में नहीं है और कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। माँ बाप भागते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, पता चलता है 5 साल की बच्ची है। पुलिस को भी इस केस की गंभीरता का शायद अंदाज़ा था। आला पुलिस अफसर तक ये बात पहुंचती है, वो खुद मॉनिटर करते हैं और क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जिस कॉलोनी से बच्ची गायब हुई। आसपास के थानों की भी पुलिस को बुला लिया जाता है। करीब 100 पुलिस वालों की एक टीम अलग अलग बांट दी जाती है और कहा जाता है इस बच्ची को ढूंढो। अब तमाम तरफ बच्ची को ढूंढा जा रहा है। इस दौरान में पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी ली, छत पर, बेसमेंट में, आस पड़ोस के घरों के अंदर गई, बच्ची नहीं मिली। इस दौरान में जो टीम सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी उसने जब सारे कैमरे देख डाले तो एक चीज़ पता चली, वो ये कि ये बच्ची इस कॉलोनी से बाहर जाते हुए किसी कैमरे में कैद नहीं है। यानी इस कॉलोनी से वो बाहर गई नहीं। तो अब सवाल है, जब बच्ची कॉलोनी से बाहर नहीं गई तो फिर गायब कहाँ है, गुम कहाँ है? और सवाल ये भी था कि क्या वो इसी कॉलोनी में है? अगर हाँ तो किस जगह? अब पुलिस अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन फोकस इस कॉलोनी में रखती है। कई बार, दूसरी तीसरी बार आसपास के हर घर की तलाशी लेती है।
बच्ची का सुराग नहीं मिलता। 24 से 25 सितंबर की तारीख आ जाती है, बच्ची का सुराग नहीं मिलता। अब लगभग 35 घंटे बीतने वाले थे, तभी 26 सितंबर को 24 सितंबर को ये बच्ची गायब हुई थी दोपहर को 12 बजे। 24 सितंबर को गायब होने के बाद 25 सितंबर बीता और 26 सितंबर की सुबह हो गई। 26 सितंबर की सुबह इसी कॉलोनी में ये बच्ची अपने बड़े पापा के जिस फ्लैट में रहती थी उसके ठीक बराबर वाले फ्लैट से तेज बदबू आ रही थी। सामने रहने वाले कुछ पड़ोसियों को भी ये बदबू महसूस हुई। उन्होंने चारों तरफ पूछा। जिस फ्लैट से बदबू आ रही थी उसमें 2 महिलाएं और एक लड़का रहता था। एक उस लड़के की माँ थी और एक बहन। तो उन्होंने पूछा बदबू आ रही है। तब उन्होंने कहा यहाँ पर शायद कोई चूहा मर गया, तो हमने दवा तो डाली है, बदबू कम नहीं हो रही। कुछ पल बीतता है, अचानक एक पड़ोसी को एहसास होता है कि हाल में ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी हैं कि कहीं अगर कोई लाश को घर के अंदर रखे हो तो उसकी भी बदबू आती है, और ये बदबू बड़ी अजीब सी आ रही थी। तो उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो ख्याल आया पुरानी स्टोरी सारी जो वो टीवी पे या अखबारों में देखते हैं। पड़ोसियों को लगा कुछ मामला गड़बड़ है। उनमें से एक पड़ोसी ने फौरन पुलिस को फ़ोन किया, और चूंकि पिछले 35-36 घंटे से 5 साल की उस मासूम की तलाश जारी थी, पूरी कॉलोनी में हर घर के लोग मिल मिल कर ढूंढ रहे थे, क्योंकि बच्ची की उम्र ही ऐसी थी कि हर एक को उससे प्यार था। और माँ बाप परेशान, उनको देखकर पड़ोसी भी परेशान, क्योंकि हर एक के साथ खेला करती थी और भी बच्चे थे। तो उस बच्ची की गुमशुदगी की खबर पूरी कॉलोनी को थी। इसीलिए जब बदबू आने लगी तो एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया और उसने कहा, साहब ये जो सामने एक फ्लैट है और जो बच्ची गायब हुई उसके ठीक बराबर में ये फ्लैट है, और वहाँ से बदबू आ रही है, पर वो कह रही है कि कोई चूहा मर गया है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस की टीम भी इधर परेशान है, हर चीज़ खंगाल रही है। 100 लोगों की अलग अलग टीम बनी हुई है, आसपास के जंगल नाले सब जगह तलाश कर डाले, कहीं नहीं मिली। जैसे ही पुलिस को इस बदबू की खबर मिलती है, और वो भी उस बच्ची के बराबर के फ्लैट से, पुलिस का भी माथा ठनकता है, क्योंकि पुलिस वालों को भी ऐसे हादसे, ऐसी वारदात के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। अब पुलिस डरती है कि कहीं ऐसा ना हो जैसा वो सोच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है बदबू के पीछे कोई मौत है, को कत्ल हो, और कहीं वो 5 साल की मासूम बच्ची तो नहीं है। इन्हीं तमाम सवालों के बीच अब पुलिस की टीम कॉलोनी में पहुंचती है। लगातार वो कॉलोनी में ही चक्कर काट रहे थे। उसके बाद उस पड़ोसी से नंबर पूछकर उस फ्लैट पर दस्तक देती है जिस फ्लैट से बदबू आ रही है। ये फ्लैट उस बच्ची के बड़े पापा के फ्लैट के बिल्कुल बराबर में था। दस्तक देने पर दरवाज़ा खुलता है। अंदर 2 महिलाएं दरवाजे पर खड़ी थीं। पुलिस पूछती है, आपके घर से बदबू आ रही है? दोनों महिलाएं कहती हैं, जी चूहा मर गया था, हमने दवा डाली है। पुलिस कहती है कि ये बदबू कुछ अजीब सी है, हमें घर की तलाशी लेनी है। दोनों महिलाएं पुलिस से झगड़ पड़ती हैं और कहती हैं कि ये चूहा मरने पे आप क्या तलाशी लोगे। अच्छा, इत्तेफाक से जिस बच्ची की गुमशुदगी हुई थी उसकी दादी, उसके बड़े पापा भी उस वक्त दरवाजे के बाहर थे, और उन्होंने भी पुलिस से कहा कि आप इन दोनों महिलाओं से इस तरह बात मत कीजिए, हमारी पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं। जब से हमारी बच्ची गायब हुई है पिछले 2 दिनों से, ये दोनों और इनका बेटा तीनों मिलकर उसे ढूंढने में हमारे साथ मदद कर रहे हैं। इधर उधर हर जगह ढूंढा है। पुलिस को 1 मिनट को लगा कि खामोखा शक कर रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस को लगा नहीं, उनकी ड्यूटी है। उन्होंने महिलाओं को तमीज़ से डांटा और कहा, देखिए आप हमें अपना काम करने से मत रोकिए, एक बच्ची गायब है, हमारे ऊपर प्रेशर है और ये बदबू आ रही है, अगर आपके घर की तलाशी लेंगे तो क्या बुराई है। फिर आस पड़ोस के लोगों ने भी कहा, फिर उस बच्ची के बड़े पापा ने भी कहा, इनको करने दीजिए, तसल्ली हो जाएगी। फिर लेडी पुलिस वाली आई, उन दोनों महिलाओं को किनारे किया। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर दाखिल हुई तो बदबू और तेज़ थी। पुलिस वालों ने पूरे घर की तलाशी ली, कहीं कुछ नहीं मिला। तभी घर के ही अंदर रखे हुए एक टंकी पर पुलिस की नज़र पड़ी। जैसे ही पुलिस का एक अफसर उस टंकी के करीब गया, उसने महसूस किया कि बदबू और तेज़ हो गई है। अब पुलिस वालों ने कहा कि इस टंकी को खोलो। जैसे ही ये कहा, वो दोनों महिलाएं घबरा गईं, उनके चेहरे पर हवाइयाँ होने लगी। उन्होंने कहा कि इस टंकी में कुछ नहीं है, बहुत दिनों से हमने साफ़ नहीं किया, शायद बदबू आ रही है।
पुलिस वाले ने कहा कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। अब टंकी को खोला गया, जैसे ही खोला गया ढक्कन, बदबू का एक तेज भपका उस टंकी से बाहर आया। अब एक पुलिस वाला उस पर चढ़ता है और टंकी के अंदर झांकता है तो देखता है कि टंकी में पानी के ऊपर एक पोटली सी तैर रही है। फिर इसके बाद टंकी की अच्छी तरीके से जब तलाशी ली गई तो उसमें एक लाश नजर आई। लाश की कद-काठी देखकर यह अंदाजा हो गया था उसी पर कि शायद ये उसी 5 साल की मासूम बच्ची की लाश है। अब जब ये मिला तो लाश को बाहर निकालने में मुश्किल आ रही थी उस टंकी के मुंह को देखते हुए। मजबूरन पुलिस को उस टंकी को ढक्कन वापस बंद कर उसी हालत में लाश समेत गाड़ी में रखकर अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल जाने के बाद मॉर्चरी में टंकी को काटा गया और फिर वो लाश निकाली गई। लाश बुरी तरह से फूल चुकी थी, सड़ चुकी थी। लाश के जो कपड़े थे घर वालों ने पहचान लिए, 5 साल की मासूम बच्ची के थे। लाश बरामद होते ही पुलिस अब उस घर में रहने वाली दोनों महिलाओं को फौरन गिरफ्तार करती है। इसके बाद अब फिर से घर की तलाशी लेती है। जब घर की तलाशी लेती है तो पुलिस देखती है कि घर में बेड के नीचे एक फोल्डिंग बेड भी पड़ा हुआ है और एक आधा तकिया बाहर झांक रहा है उस बेड के नीचे से। पुलिस ने उस तकिए को खींचा तो तकिए पर आधे हिस्से में खून के निशान थे। तकिए को बाहर निकाला गया तो उस फोल्डिंग बेड पर जो मुड़ा हुआ अंदर रखा हुआ था एक चादर और एक साड़ी दिखाई दी। जब उसे खींचा गया उस पर भी खून के निशान थे। इन सारी चीज़ों को अपने कब्जे में लिया पुलिस ने और इसके बाद उन दोनों महिलाओं को अपने साथ ले गई। अब दोनों महिलाओं ने कहानी सुनानी शुरू की और जब उन्होंने कहानी शुरू की तो फिर असली कातिल का चेहरा भी सामने आया और नाम भी सामने आया। इस फ्लैट में जो दोनों महिलाएं रहती थीं उनमें से एक का नाम था बसंती और दूसरे का नाम था चंचल। पता चला कि इन दोनों के साथ वहाँ एक लड़का रहा करता था, 30 साल की उम्र, और उसका नाम अतुल। अतुल जो है वो चंचल का भाई और बसंती का बेटा था। 24 सितंबर की दोपहर इस कॉलोनी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग फॉगिंग के लिए आए थे, तो पूरी कॉलोनी में चारों तरफ धुआं था। फ्लैट अतुल का इस बच्ची के बड़े पापा के घर के बराबर था। दोपहर 12 बजे बच्ची अपना बुक लेने के लिए अपने दादी के घर से बाहर निकली और नीचे जा रही थी। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तब तक वो जो फॉगिंग हो रही थी उसका धुआं अपार्टमेंट में भी दाखिल हो चुका था। आमतौर पर लोग अपनी खिड़की दरवाजे भी खोल देते हैं ताकि फॉगिंग की सारी चीज़ें अंदर आएँ तो मच्छर और बाकी चीज़ें ना हो, डेंगू और बाकी बीमारियां ना हो, उसी के लिए फॉगिंग होती। उसी वक्त दरवाजे से बाहर निकला अतुल। उसने देखा कि पूरी कॉलोनी में सन्नाटा है क्योंकि फॉगिंग की वजह से सब अपने अपने घरों में थे और धुएं की वजह से एक कोहरा सा बन चुका था। उसी वक्त उसकी नज़र उस मासूम बच्ची पर पड़ी जो उतर रही थी। बच्ची अतुल को जानती थी क्योंकि पड़ोस में रहते थे, अंकल अंकल कहकर बुलाती थी। उसने बच्ची को आवाज़ दी, कहाँ जा रही हो? उसने कहा किताब लेने। उसने कहा चलो बाहर धुआं है, मैं तुमको लेकर चलूँगा, 1 सेकंड रुक जाओ। तब अतुल की माँ और बहन दोनों बाहर गई हुई थी। इसके बाद वो बच्ची को अपने साथ कमरे में ले जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, बच्ची का मुंह दबाता है और फिर जानवर बन जाता है। करीब 35 मिनट के अंदर वो बच्ची पर तमाम जुल्म करता है, शोषण करता है और फिर गला दबाकर उसे मार देता है। ये सब करने के बाद अब उसे ये था कि लाश कहाँ ले जाएं। फिर उसने उसको बेड के नीचे ही रख दिया। इस दौरान में बच्ची के जिस्म से खून कई जगह से रिस रहे थे। तकिया से उसने मुंह दबाया था, तकिए पर भी खून थे। तो ये सब कुछ करके अब उसने लाश को नीचे रख दिया बेड के कि जैसी मौका मिलेगा फेंक देंगे। लेकिन इत्तेफाक से उसकी माँ और बहन दोनों घर पहुंच गई। कुछ ही देर बाद दोनों जब पहुंच गई तब उसे लगा कि क्या करने लाश का। इस दौरान में फिर उसे लगा कि शायद रात को मैं कहीं ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन शाम होते होते इस बच्ची की गुमशुदगी की खबर कॉलोनी में फैल गई। सारे लोग ढूंढ रहे हैं,
खुद अतुल, उसकी माँ और बहन भी ढूंढ रहे हैं मिलकर। इसके बाद पुलिस को खबर दे दी गई। अब पुलिस जब आती है और सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और देखती है कि बच्ची इस कॉलोनी से बाहर तो निकली ही नहीं, तो इसका मतलब है कॉलोनी में ही। तो एक एक फ्लैट की तलाशी ली जाती है और इत्तेफाक की बात यह है कि बच्ची का फ्लैट ठीक अतुल के फ्लैट के बराबर में था। तो अतुल के घर भी पुलिस पहुंची 24 सितंबर की ही शाम रात को। उन्होंने चारों तरफ देखा, टंकी उनके सामने थी, लेकिन पुलिस को ख्याल ही नहीं आया। पुलिस लौट गई। 25 तारीख अगले दिन फिर ये हुआ कि पुलिस ने जब लोगों को बताया कि ये बच्ची कॉलोनी के बाहर गई ही नहीं है, किसी भी कैमरे में उसको बाहर जाते हुए नहीं देखा है, तो फिर ये हुआ कि लोगों ने तय किया किसी कॉलोनी में ढूंढो, हर एक घर में ढूंढो, हर घर वाले मदद करेंगे पुलिस की और सर्च ऑपरेशन चलेगा। पूरी कॉलोनी एक मत थी, हर घर में तलाशी ली। पुलिस दूसरी बार गई अतुल के घर। टंकी तब भी सामने थी, लेकिन पुलिस को दिखाई तो दिया पर समझ नहीं आया। इधर इससे पहले जब 24 सितंबर को अतुल की मां और बहन घर लौट आई, तो अतुल को लगा कि रात को लाश ठिकाने लगा देंगे, लेकिन तब तक पुलिस को खबर मिल चुकी है। अब पुलिस की टीम कॉलोनी में और लगातार पुलिस की कई टीमें कॉलोनी में। अतुल घबरा गया कि अब अगर वो लाश को लेकर जाएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस टकरा जाएगी, क्या करे। तब मजबूरन उसने अपनी मां को बताया कि उससे एक गुनाह हो गया। फिर उसने पूरी कहानी बताई। मां और बहन दोनों ने पहले तो उसे डांटा, कायदे से उन्हें उसी वक्त खबर करनी चाहिए थी, लेकिन मां बहन ने अपने बेटे के गुनाह को छुपाने का फैसला किया। फिर ये हुआ कि क्या करें, बाहर तो पुलिस है। तो उन्होंने कहा काम करते हैं, फिलहाल इसको टंकी में छुपा देते हैं, क्योंकि आस पड़ोस के घरों की तलाशी और ये हमारी भी होगी और टंकी में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर माँ, बहन और बेटे तीनों ने मिलकर बच्ची की लाश को टंकी में डाला। इससे पहले टंकी का मुंह उन्होंने साड़ी, शॉल, बेडशीट से ढकने की भी कोशिश की ताकि बदबू ना आए। तकिया उन्होंने देखा खून से सना, उसको बेड के नीचे डाल दिया। पूरे घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती सब जला ली। जब 2 बार पुलिस आई तब इन सभी की हालत ख़राब थी, लगा पकड़े गए। लेकिन टंकी सामने होते हुए भी पुलिस उस पहेली को सुलझाने के करीब जाकर भी नहीं सुलझा पाई और बैरंग लौट गई। इसके बाद अचानक बदबू आई, और बदबू इसलिए आई कि पानी की टंकी में लाश है, निकलने का मौका नहीं है, लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं है। दोनों ढूंढ रहे हैं, लेकिन कॉलोनी वाले, पुलिस की टीम सारे वहीं इर्द गिर्द डेरा डाले हुई है। बदबू रोक नहीं सकते थे, पड़ोसी तक बदबू फैली और आखिरकार पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कातिल और रेपिस्ट अतुल था। माँ और बहन ने सबूत और सच्चाई को छुपाने का जुर्म किया था। मामला कोर्ट में गया। 1.25 साल के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अतुल की माँ और बहन को 1-1 साल की सज़ा दी गई है। लेकिन अतुल को अदालत ने कहा कि इसने जो कुछ किया है उसके लिए इसे मौत से कम सज़ा तो मिलनी ही नहीं चाहिए, और इसीलिए अतुल को मौत की सज़ा दी गई। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस क्राइम 5 साल की बच्ची और जिस तरीके से उसने जो कुछ किया, कायदे से ऐसे मुकदमों में, ऐसे क्राइम में क्यों 10, 15, 20, 25 साल लगते हैं किसी को सज़ा देने में। यहाँ चलिए कम से कम लोअर कोर्ट है, इसने साल, 1.25 साल में मुकदमे का निपटारा कर दिया, सज़ाए मौत दे दी। लेकिन अब फांसी की सज़ा पर मोहर हाई कोर्ट में लगनी है। इसके बाद हाई कोर्ट में भी फिर ये चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट में पता नहीं कितने वक्त लगेंगे। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला आ गया तो फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन, फिर क्यूरेटिव पिटीशन, फिर पता नहीं क्या क्या पिटीशन। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन या माफ़ी नहीं देने का फैसला कब लेंगी, कब कैबिनेट उनको अप्रूवल भेजेगा, फिर वापस आएगा। तो जब इस तरह से इतना वक्त लगेगा, अतुल को भी पता है कि उसे बेशक सज़ाए मौत मिल चुकी है, लेकिन उसे मौत देना इतनी आसान नहीं है और ना इतनी जल्दी उसे सज़ाए मौत मिलेगी या फांसी पर टांगा जाएगा, क्योंकि उसे पता है उसके पास अभी क्या क्या कानूनी रास्ते हैं। हर मुजरिम को ये पता होता है और इसीलिए हर मुजरिम का हौसला बढ़ता है। और इसीलिए ये सब जानने के बावजूद हमारे देश में रेप के इंसिडेंट कम नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है
कि रेप और मर्डर जैसे केसेस में अगर वो पकड़े भी जाएं, गुनहगार ठहरा भी दिए जाएं, तो बरसों आराम से कानून खेलते रहेंगे और जेल में मस्त रहेंगे, क्योंकि जेल तो वैसे ही अपने आप को पता है सज़ा के लिए तो है नहीं, मज़ा के लिए है। तो फिर कैसा फैसला, कैसी सज़ा। इसीलिए हमेशा हमारे यहाँ जितने भी क्रिमिनल हैं उनका हौसला बड़ा होता है, कानून का मजाक उड़ाते हैं वो। ज़रूरी है कि इस मजाक और इस हौसले का जो उनकी सोच है गलत साबित करने के लिए कानून कुछ नज़ीर पेश करे कि ऐसे गुनाहों में, जैसे 5 साल जैसी मासूम बच्ची, एक टाइम बॉन्ड, टाइम फ्रेम, इतने दिनों में लोअर कोर्ट, इतने दिनों में हाई कोर्ट, इतने दिनों में सुप्रीम कोर्ट, इतने दिनों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना अपना फैसला सुनाए ताकि साल 2 साल के अंदर अंदर उसे उसके किए की सज़ा मिल जाए। बाकी अपराधी डरेंगे, यकीन मानिए। पर पता नहीं ऐसा कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा मालूम नहीं। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हमारी टीम में मनीषा झा, आप अक्सर देखते रहते हैं, उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे मनीषा, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और ये बहुत मेहनती है, खूब मेहनत करती है, और मुझे लगता है मेहनत के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, शॉर्टकट होता नहीं है। तो बस इसी तरह जोश और जज्बे के साथ अपना काम करती रहो, खूब आगे जाओ, खूब नाम कमाओ, और पूरी टीम को पार्टी दे देना। पता नहीं दोगे भी नहीं तुम पार्टी, पर कोशिश करना एक अच्छी सी पार्टी। चिराग विराग सब ने कहा था आज। साथ ही हमारे गगन सेठी हैं स्पोर्ट्स में, इनको भी आप देखते होंगे, तो गगन सेठी भाई का भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे गगन, और भाई आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। अलीज़ा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अलीज़ा। और ये भेजा है संदीप कुमार ने नेपाल से। इसके अलावा सैयद सलाउद्दीन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सैयद सलाउद्दीन। और ये सैयद फरीदुद्दीन साहब के बेटे हैं। मायरा यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मायरा। और ये राजन यादव साहब ने भेजा है। साथ ही मनन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनन। और ये भेजा है देवेंद्र रियल एंड आशा जी ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।